कर रहे हैं संस्कारम ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव की। सरनेम लगाना पसंद नहीं करता। पहली शिक्षक बच्चे की माँ होती है। 1,20,00,000 की स्कॉलरशिप योजना मेरी माता के नाम से दी है। कई लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में इधर उधर की बातें करते हैं। उनका ये कहना है कि कठिनाई के रास्ते भी बड़ी सुगमता से आप उसका रास्ता निकाल लेते हैं। जब भगवान की माया होती है, जब भगवान की दया होती है तो रास्ते निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि यदि शिक्षक अच्छा हो तो न सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे की तालीम अच्छी होगी बल्कि वो बड़ा होकर एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर पाएगा। आज मैं जिस हस्ती को आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूं वो शिक्षक तो नहीं है, लेकिन कई नामी ग्रामी शिक्षक इनसे मिलने को आतुर रहते हैं, उनके संपर्क में भी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं संस्कारम ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव की। दरअसल पिछले दिनों कुछ लोगों ने हमें रूबरू होकर कहा था कि शिक्षा से जो क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने वाले कुछ ऐसी हस्तियों के से हमें रूबरू कराया जाए जिन्होंने शिक्षा जगत में बड़े आयाम स्थापित किए हों। तो क्यों ना मैंने आपके इस आदेश को अध्यादेश समझा और चले आए संस्कार ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव जी के पास। महिपाल यादव जी, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रथम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महिपाल जी, पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि ना तो आपको अपने नाम के आगे ना अपने नाम के पीछे कोई सरनेम पसंद नहीं है। तो यदि मैं आपको महिपाल कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? प्रथम जी, सरनेम तो हमारे नाम से ही जाना जाता है। सरनेम तो हम एक पहले इंसान हैं। अगर पीछे जाएं, कई पीढ़ियों में जाएं, आगे 200-300 साल पहले जाएं, सरनेम से कोई नहीं जाना जाता था। ये तो समय के साथ आधुनिकता आती गई और सरनेम भी जोड़ते गए, आगे भी जोड़ते गए, पीछे भी जोड़ते गए, पर इंसान की सबसे अच्छी इंसानियत से जाना जाता है। तो मैं कभी भी आपने देखा होगा कि मैं सरनेम लगाना पसंद नहीं करता। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है? देखो, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ और मध्यम वर्गीय परिवार में मेरे फादर टीचर थे और झज्जर में तकरीबन 30 साल एक ही संस्थान में वो रहे और गवर्नमेंट में उन्होंने सेवा दी। जमींदार भी करते थे, हमारा किसान वर्ग भी हमारा साथ रहता था और मेरे पिताजी ने काफ़ी ऐसे आयाम स्थापित किए कि जिससे आप मेरे को किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जाने में मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके नाम से मेरे को जानने लगे थे सभी। और उसको नाम के साथ जानने के साथ साथ लोगों का लगाव भी बहुत ज़्यादा उनके साथ था। चाहे पंजाब का आदमी था, चाहे हरियाणा का आदमी था, चाहे दिल्ली का था, चाहे राजस्थान का था, क्योंकि वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर रहे थे अपने टाइम में कुश्ती के और कबड्डी के। और उन्होंने बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें, और पटियाला में उनका कैंप था, पटियाला से वो पास आउट थे, तो उनका बड़ा ही अच्छा एक योगदान शिक्षा में रहा। और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य में उनका बड़ा योगदान था। झज्जर की जीती जागती मिसाल हमारे अब जो महर्षि दयानंद स्टेडियम बना दिया, उसके जब हॉल के स्टेडियम को जो मेरे फादर बताते थे कि उसका हॉल का स्टेडियम बनना था, तो हमने घरों में जाके 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये चंदा करके, मेरी इच्छा थी कि झज्जर के लिए मैं कुछ करूं, जहाँ मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, तो वो स्टेडियम का बनवाने का भी काम उन्होंने किया और आज बड़ा ही वो भव्य स्टेडियम बन गया। जब पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, भट्ठे वालों से पापा कहते थे कि भाई मैंने ईंटें मांगी, तो ईंटों के लिए भी किसी ने मना नहीं किया, रेती क्रेशर के लिए मना भी नहीं किया। और मजदूर क्या मिस्त्री की बात होती थी तो वो कहते थे कि ये मजदूर मिस्त्री भी हमारे जो हैं वो सिविल आदि सेवा फ्री में करते थे और बहुत सेवा चलती थी। साथ ही साथ जो मेरी पृष्ठभूमि रही, मेरे दादा किसान वर्ग से थे, तो उन्होंने उतनी अच्छी शिक्षा मेरे पिताजी को दी और मेरे फादर हमेशा से इस तरह चले कि उनको घर की कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं और उनमें सबसे छोटा हूँ। चारों बहनों का बड़ा अच्छा लगाव रहा, मेरा बड़ा सहयोग मेरी बहनों ने सब ने किया, चाहे मेरे रिश्तेदार थे, चाहे मेरी बहनें थी, चाहे मेरी बुआ थी, चारों उन्होंने बड़ा एक मेरे को योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान मेरी माताजी का था कि उन्होंने मेरे को इस तरह पाला पोसा कि कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। माताजी कभी भी जब मैं काम पे निकलता था तो बड़ी ही खुश होती थी और हमेशा ये कहती थी कर लेगा काम को। कुछ समय ऐसा भी था कि जब वो कहने लगी कि बेटा ज़्यादा तू मेहनत करता है तो थोड़ी सी कम किया कर। जब शादी के बाद मेरी धर्मपत्नी का वो हुआ तो सब कुछ एक सोने पे सुहागा हो गया कि वो भी उस पृष्ठभूमि से, आर्मी बैकग्राउंड के उनके फादर हैं और उनके भाई भी टीचर हैं, उनकी भाभी भी टीचर है, तो उन लोगों का बड़ा मेरी लाइफ में बड़ा योगदान रहा और कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि 1-2 परिवार हैं या 3 परिवार हैं। तो इस तरह की जो पृष्ठभूमि आई
जो हमारे परिवार में आई, तो सब कुछ अच्छा मिलता चला गया। उसके साथ साथ मेरे दोस्तों का भी बड़ा अच्छा योगदान मेरी लाइफ में रहा है, जिन्होंने समय समय पर मेरा बड़ा ही सहयोग किया है, रात हो या दिन हो सदैव साथ खड़े रहे। कभी भी ये भावना पैदा नहीं होने दी कि मैं दूसरा हूँ, छोटा था मैं सब में, मेरे दोस्तों में मैं सबसे छोटा था। प्रथम जी मेरे जो दोस्त थे और जो मेरी बुआ के लड़के थे, मेरी सिस्टर के वो थे, उनमें सबसे छोटा मैं ही था और कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं छोटा हूँ। उन्होंने छोटे की तरह प्यार दिया और बड़े की तरह सम्मान दिया। तो वो पृष्ठभूमि हमारी मध्यम वर्गीय परिवार की है, हमको सोने की चम्मच तो लेके पैदा नहीं हुए थे। सभी यही करना था हमें, सभी ये चीज़ें करनी थी, तो एक-एक चीज़ रात-दिन मेहनत करके आज इस मुकाम तक हम पहुँचे। नहीं, आपने कहा कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी में ये है कि आप सोने की थाली और चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन आपको संघर्ष के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसके बारे में आपकी क्या ख़्याल है? जब मेरे फादर जब मैं मात्र 23 साल का था, तो मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया 2004 में और मैंने उस टाइम पे एमडीएन के नाम से झज्जर में एक दुकान की थी, जिसमें गाटर, पत्थर, सरिया, सैनिटरी, हार्डवेयर की सब चीज़ों की दुकान वहाँ होती थी और उस दुकान पे हमारे पास पैसे नहीं थे इतने। मेरे को ध्यान है कि 2,75,000 रुपए मेरे को मिले थे टोटली उस टाइम पे। एक दुकान दी थी और पापा का साया था, तो उसके एक्सपायर होने के बाद बहुत सी ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर आ गई। एक समय ऐसा भी था कि जब पापा एक्सपायर हो गए, तो मेरे पास पैसे नहीं थे गाटर की, सरिये की गाड़ियाँ मँगाने के लिए, तो मैंने बैंक में लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया और पंजाब नेशनल बैंक जो हमारे बाज़ार में होता था, मेरे को ध्यान है एसके गोयल जी उस टाइम पे मैनेजर होते थे और मैं उनके पास गया तो जब लिमिट बनवानी थी तो 5 लाख की लिमिट थी। तो जो प्रॉपर्टी थी मेरे नाम नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि किसी की गारंटी दिला दो। तो मैं 1-2 जो हमारे नज़दीक थे उनके पास गया, तो वो बोले कि ये गारंटी है, मेरी वाइफ़ देगी, मेरे वो देंगे, मेरे लड़के से पूछूँगा। तो मैंने गोयल साहब को कहा कि गोयल साहब वो तो नहीं मिल रहा सहयोग और इस तरह की बातें हैं। तो जब मेरी 1-2 महीने की उन्होंने कार्यप्रणाली देखी तो वो बोले चल यार महिपाल मैं ही साइन कर देता हूँ 5 लाख रुपए की लिमिट। उस टाइम मेरी 5 लाख रुपए की लिमिट गोयल साहब ने बढ़ाई थी। और उस दिन के बाद फिर मैंने झज्जर में ही एक नया आयाम किया कि रेती की जो ट्रॉलियाँ मैं लगानी शुरू की, 5 ट्रॉलियाँ मैं लगाता था। 2005-6 की बात है और गाटर राणा गाटर वाले थे तो वो मेरे सीधे मैंने उनकी वो थी कि मैं उनकी सप्लाई भी करता था। पहला मैंने झज्जर के अंदर के हरियाणा के अंदर ही पहला मैंने किया कि मैं पत्थर के पूरे सिल लेके आता था और यहीं कोटा से बुला के मजदूरों से उसको कटाई करवाता था। सोने की चम्मच में जो आप पैदा करने की बात कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, तो मैंने गाटर खुद काटे हैं। क्योंकि मजदूर नहीं होते थे हमारे यहाँ, बाबरा गांव से मजदूर होते थे जो सीमेंट और गाटर और सरिया उतारने का काम करते थे, तो कई बार नहीं मिल पाते थे, तो हमने सोचा कि गाटर खुद ही काटना सीख लें, अगर मजदूर नहीं आया तो गाटर डाल देंगे और जल्दी। लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मेरे एक बार का मेरे को ध्यान है कि जब हमारी खाद की वो थी, बीज था हमारे पास 43 गेहूँ की, जब बड़ी डिमांड थी, तो एक ग्राहक मेरे पास आया और उसको 30 से 40 कट्टे लेने थे। तो मज़दूर बाई चांस खाना खाने दूर गए हुए थे, तो मैंने उनको बुलाना उचित नहीं समझा। तो ग्राहक बड़ा सौम्य था, उसने 40 कट्टों के मेरे को पैसे दिए और 40 कट्टों के पैसे दिए तो उन्होंने, भाई साहब आप ऊपर से हाथ लगा दो और मैं सारे कट्टे डाल दूँगा। जी। तो वो ग्राहक था, उसने सारे कट्टे अपने खुद ही डाल लिए, तो अच्छा सहयोग भी मिला है, अच्छे इंसान बहुत हैं। और अगर इस तरह के होते तो भाई साहब हम झज्जर में सेवा नहीं दिए होते। झज्जर में कितने आदमी हैं जो पैसे वाले थे, बाहर चले गए, कोई बंगाल चला गया, कोई कलकत्ता कर रहा है, कोई बॉम्बे कर रहा है, कोई दिल्ली कर रहा है, कोई गुड़गांव कर रहा है। अगर हमारी पृष्ठभूमि किसान परिवार से नहीं होती और एक मास्टर के परिवार से, एक पढ़ाई लिखाई के परिवार से नहीं होती, शिक्षा के परिवार से नहीं होती, तो हम भी शायद कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री लगा के उस तरह के लोभ ले रहे होते। परंतु हमने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है। ये मेरे फादर का सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही तेरे को आगे बढ़ना है और वो आयाम स्थापित करने हैं कि जिसके कि सारी दुनिया आपका नाम ले। तो ये चीज़ें तो चलो कहते रहते हैं, अच्छी भी बात है, क्योंकि ये बात भी अच्छी है कि हमारे बारे में अच्छा बोला जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आपको ये पहचान बनाने के लिए अपने पिता के नाम का सहारा लेना पड़ा या अपनी आपकी पहचान व्यक्तिगत खुद खुद बन गई? क्या हुआ कि 2004 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और हम शिक्षा के क्षेत्र में जब आए तो 2015 में हमने पहले स्कूल की स्थापना की थी। जब 2015 में हमने संस्कारम के नाम से स्कूल की स्थापना की तो हमारे पास स्टार्टिंग में 300 ही बच्चे आए थे हमारे पास। 2016 में 900 बच्चे हो गए, उसके बाद इस तरह
चलते गए। मेरे फादर का नाम तो सदैव हमारे साथ रहेगा ही, क्योंकि उन्हीं के नाम से हमारी ट्रस्ट है, मास्टर दयानंद मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, और उन्हीं के नाम से शहर में मेरे को और गाँव में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई अपने आप को स्थापित करने के लिए। लोगों ने कहा अभी भी एक बार तो इसके ऊपर विश्वास करके देखते हैं, क्योंकि इसके फादर बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, शिक्षाविद भी थे, उनकी अच्छी वो थी। बाकी का काम तो हमें ही करना था, और वो हमने आपके आगे है सब कुछ करके दिखाया। और जो जिन लोगों ने 25-25 साल 30-30 साल हो गए थे शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए, तो हमने उन 5 से 7-8 सालों में झज्जर को वो दिया, शहर को और हरियाणा को वो दिया जी, जो कि एक सपना होता है। क्योंकि अगर 4000 बच्चे आपके संस्थान में 5000 बच्चे 5-7 साल में आ जाते हैं, तो लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। हाँ, स्वाभाविक है, मेरे माता पिता का तो उसमें अहम योगदान रहा है, क्योंकि मेरी माता जी जब जीवित थी, और मेरी माता जी हमेशा जब मैं सुबह खाना खाता था तो हम दोनों दोनों बैठ के खाना खाते थे, और मेरी माँ मेरे को सारी बातें बताती थी, और मैं 10 मिनट मेरी माता के साथ लगाता था कि ऐसे 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 सारी बातें वो बताती थी। और मेरी वाइफ का बड़ा योगदान है। अगर 10 आदमियों का खाना था तो वो खाना बना के ही देती थी। और अगर मैं चंडीगढ़ जाता था या किसी कार्य के लिए बाहर रहता था, या मेरे को एक दिन ध्यान है कि मैंने तकरीबन 9 घंटे की मीटिंग संस्थान में ली थी, 9 घंटे की मीटिंग लगातार। और ताज्जुब मान गए थे कि भाई चेयरमैन चाय और पानी में भी सिर्फ मीटिंग ले रहा है। और टीचरों को स्टार्टिंग में तो प्रथम जी हमने टीचर, मैं और अजीत जी, जब हम कोटा गए और हम हैदराबाद गए, हम पटना गए, और हम दिल्ली गए इंटरव्यू लेने, गुड़गांव गए, हम गुड़गांव में इंटरव्यू कॉल किए, तो हम जब गए तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं होता था कि ये तनख्वाह भी दे पाएंगे। क्योंकि जब हम टीचर 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए टीचर लेके आए, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का टीचर लेके आए, रुस्तने का हमने मॉड्यूल एक सेट किया, तो लोगों को टीचरों को यकीन नहीं था कि आपकी संस्था में 900,000 बच्चे हैं, और आपकी 10वीं 11वीं 12वीं में आपके पास सिर्फ बच्चे ही 100 हैं, तो आप किस तरह हमारी पे करो। तो कई बार ऐसा भी मौका है जिसमें हमने एडवांस चेक देने पड़े, और एडवांस चेक देने के बाद विश्वास भी एक लोगों ने जताया, और वो टीचर हमारे पास आए। अच्छा योगदान उन टीचरों ने दिया, उन अध्यापकों ने दिया, हमारे साथियों ने दिया, और हम आगे बढ़े। महिपाल जी, आपने पिता की बात की और बताया कि पिता के नाम से मेमोरियल ट्रस्ट भी बनाई है, लेकिन ऐसा सबको पता है कि पहली शिक्षक बच्चे की माँ होती है, तो क्या उस माँ के लिए भी आप कुछ भविष्य में करने जा रहे हैं? देखो प्रथम जी, शायद मेरी माँ का नाम माता दमयंती के नाम से हमने एक स्कॉलरशिप योजना चला रखी है। हमने पीछे भी 1,20,00,000 की स्कॉलरशिप योजना मेरी माता के नाम से दी है। और हमारी योजना है कि हम जो हमारी माता के नाम से योजना है वो हर साल उसको बढ़ाते रहें, और उस योजना को आगे तक लेके जाएं। क्योंकि मेरी माँ की और लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी, तो उनका हमेशा से एक था कि वे लड़कियों को शिक्षा देने, क्योंकि वो अनपढ़ थी। परंतु अनपढ़ के साथ उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि वो कहती थी कि मैं अपने हाथ से पकड़ के अंगूठा नहीं लगाऊंगी। उसने सिग्नेचर करने सीखे, और सिग्नेचर करने सीखे तो बैंक में जब चली जाती थी, जब पापा एक्सपायर हो बैंक में जब जाती थी, तो मेरी माता कहती थी भाई 2 अक्षर ही पढ़ने नहीं आते। तो मेरे को हमेशा कहती थी भाई बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, लड़कियों को ऐसी शिक्षा होनी चाहिए वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों, और पैरों पे खुद खड़ी होके वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आज की डेट में हमारा ठीक है, हमारे झज्जर में आज थोड़ी सी लड़की और लड़कों की वो बराबर सी आ गई है। नहीं, पीछे 5-10 साल पहले तो हमारे झज्जर में ऐसा होता था कि लड़कियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती थी और लड़कों की संख्या ज्यादा होती थी। और जो पूरे ऑल इंडिया में हमारे इस तरह की रैंकिंग थी, जो कि हमारे शहर के बारे में मेरे को नहीं कहनी चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात मेरी माता की एक थी कि वो ये कहती थी कई बार कि तू इतनी मेहनत मत किया कर। क्योंकि मैं जब सुबह 6 बजे निकल जाता था, और कई मौके तो ऐसे थे कि स्कूल में सफाई वगैरह भी करनी पड़ जाती थी, कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना पड़ जाता था वहाँ। और तो मैं जाता था तो मैं खाना सुबह ही खा के निकलता था, और रात का पता नहीं था, मैं 11 बजे आता था, 12 बजे या 1 बजे आता था। तो मेरी माता हमेशा फोन पे भाई किस टाइम आ रहा है, कब आएगा, किस टाइम वो करेगा, उसका योगदान रहा। तो उसके नाम से हमने सबसे बड़ी स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट की है। अब जो हम भविष्य में मेरी माता श्री के नाम से, क्योंकि मेरी सिस्टर भी और मेरी वाइफ ने भी अभी जब मेरे पापा की बरसी थी अभी इसी साल कहा है कि भाई माँ के लिए भी कुछ कर। तो मैंने कहा कि पापा के साथ तस्वीर बना, वो नहीं नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मगर ठीक है, तो हमने एक योजना बनाई कि दिसंबर के अंदर
हम अपनी माँ के नाम से हर साल एक हास्य कवि सम्मेलन कराएंगे, क्योंकि उनके साथ एक जब हमारे घर में होती थी तो काफ़ी लेडीज आके बैठती थी और हंसी ठिठकोरे वाली हमारी माँ थी, तो हंसी करती रहती थी। अब प्रथम भाई आ गया तो उसके साथ भी कह देती थी। मेरे को एक बार ध्यान है कि मैं बैंक में चला गया, तो मेरी माँ के वो बैंक मैनेजर जिंदल साहब थे, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। जिंदल साहब बोले, माता जी इनको ही दे दे क्या सारे पैसे निकाल के? तो मेरी माँ बोली, भैया और क्या तेरे को दूंगी मैं, ये लड़का है। नो, लड़कियों को वो हमेशा लड़कियों के लिए कहती थी, भाई तुम, मैंने शादी कर दी है, तुम अपने भाई से पूछ लो, मैं अपने बेटे को दूँ। बड़ा एक प्रेम था मेरे साथ उनका और बड़ा एक लगाव था कि, क्योंकि जब हम खेलते थे, जब बात बताता हूँ 96 97 98 की, तो पापा एक स्पोर्ट्समैन रहे थे। तो जब हम पढ़ते थे तो खेलने चले जाते थे, तो खेलने चले जाते थे तो वहाँ से इनाम लेके आते थे खेल के। तो मेरी माँ की छुपो के मेरी माँ की संदूक में हम रखते थे उसको। मैं रख देता था संदूक में, तो मम्मी नहीं बताती थी पापा को कि खेल क्या। वो कहते थे भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और उस पे मुकाम पे तेरे को जाना है, ये जाना है, तो वो चीज़ें करनी थी। वो क्रिकेट के बड़े ही खिलाफ रहते थे, भाई क्रिकेट नहीं है, ऐसा गेम है क्रिकेट, तो वॉलीबॉल खेल, तो कबड्डी खेल, तो और कुछ खेल जिसमें शारीरिक अभ्यास हो। इसमें क्या है, 1 मिनट में आउट हो गए और तुम आ गए। तो मैं जब बाहर नेशनल खेलने जाता था, नेशनल प्लेयर रहा मैं, तो वो बड़े कहते थे, तो मैं जो इनाम आता था तो मैं छुपो देता था। बाद में क्या हुआ कि हमारे घर को आया तो मेरी सिस्टर ने वो संदूक खोल रखी, मेरी मम्मी थी नहीं, तो मेरी मम्मी वो जो सारी ट्रॉफियाँ जितनी भी थी संदूक भरी हुई थी, तो मेरी मम्मी बोली कि मेरी सिस्टर बोली भाई की उसने छुपाने की कोशिश की, फिर पापा को मिल गई। पापा ने बड़ा मम्मी को कहा, वो बोली इनाम ही तो लेके आया है। तो मेरी दादी भी जीवित थी, दादी बोली भाई कि तू भी तो लेके आता था, ये ट्रॉफी लेके आता। जब थाली मिलती थी, घड़े मिलते थे, ये हमें इनाम में मिलते थे। तो बड़ी एक यानी कि वो थी, माँ ने बड़ी मेरा योगदान दिया है। जब मैं लॉ करने अलीगढ़ गया तो मेरे फादर कह रहे थे कि बिजनेस ही कराना है, काम ही कराना है। तो मेरी माँ से मैंने फीस ली थी, चुपचाप उन्होंने, मेरी मम्मी ने दे दी फीस, बताना नहीं पापा को, एडमिशन ले ले तुम। तो बड़ी चीज़ें हैं। तो माँ की तो देखो, आपने सही कहा कि वो सब कुछ होती है, गुरु भी होती है, परंतु मैं तो ये कहता हूँ माँ के साथ साथ जो पत्नी होती है ना, वो भी एक बड़ी गुरु होती है। वो भी उसी तरह, अगर अच्छा साथी मिल जाए, अगर वो माँ की तरह प्यार करती है, माँ की तरह खाना खिलाती है, माँ की तरह साथ देती है, माँ की तरह सारी चीज़ें वो करती है, तो माँ के साथ साथ और मेरी बहनों का बड़ा योगदान अच्छा रहा है। मेरी बहनों ने कभी भी माँ की तरह ही मेरे को प्यार दिया है, चाहे मेरी बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, सभी ने मेरे को सबसे छोटा था मैं, और बड़े लाड चाव से मेरी बहनों ने मेरे को प्यार दिया है। और मेरी बुआ जो आज भी जीवित है, 3 बुआ मेरी, वो भी बड़े एक बच्चे की तरह मेरे को, मैंने पहले भी बताया आपको, एक बच्चे की तरह तो प्यार करती हैं और बड़े की तरह सम्मान करती हैं मेरे को। और आज सबसे छोटा होता हुए प्रथम जी, मेरे परिवार में सबसे छोटा मैं हूँ और सबसे ज़्यादा मेरी मानती हैं सारी मेरी बहनें। उनके जो फैसले होते हैं उनके परिवार के, चाहे मेरी बुआ के लड़कों के हों, चाहे मेरी बहनों के हों, उनके सब की चीज़ें, बातें, रिश्ते, नाते सब मैं करता हूँ और किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, जैसे मैं करता हूँ कभी किसी ने जाके भी नहीं देखा। महिपाल जी, परिवार के बारे में इतना प्यार बताया, इतना लाड़-चाव बताया, लेकिन मैं आपके सामने एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कई लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में इधर-उधर की बातें करते हैं। उनका ये कहना है कि कठिनाई के रास्ते भी बड़ी सुगमता से आप उसका रास्ता निकाल लेते हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब साथी साथ होते हैं प्रथम जी, सबसे बड़ी बात है जब साथी साथ होते हैं और जब भगवान की माया होती है, जो भगवान की दया होती है, तो रास्ते निकल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसी घटना घटित हुई कि जैसे लगता था कि आज तो सब कुछ बिखर जाएगा, तो मैं दुगने हौसले से उसमें काम करता हूँ। काफ़ी बार ऐसे मौके आए, चाहे 2009 की बात करो, चाहे आप 2014 की बात करो, चाहे आप कोरोना काल की बात करो। कब बार ऐसे मौके आए जब कि ये ऐसा लगता था बिल्कुल टूट चुके, परंतु साथियों ने, हमारी मेहनत ने ऐसा सहयोग किया कि हम उठ के आए। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, जब ऐसा लगा एक बार कि सब कुछ छूट गया, मैं बताता हूँ, मेरे साथ फादर का एक साथी था और वो, उसने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने गाड़ी सेल आउट की थी, नहीं दिए, तो मैंने कुछ नहीं, उसको छोड़ दिया और हम आगे बढ़ गए। सीमेंट के कट्टे भी मेरा साथी हैं काफ़ी, उन्होंने सीमेंट के कट्टे भी अपने ट्रैक्टरों से ढोए हैं। मैंने खेत में ज़मींदारा भी किया है,
मेरे गांव वाले कहते हैं कि तूने जमींदारा सिर्फ 2-3 साल ही किया, पर तूने जमींदारा बड़ा टाइट किया। और मेरे वाकया याद है कि जब मैं जमींदारा करता था तो मैं जो हमारे पास जो काम करते थे मैं उनके साथ भी बड़ा स्नेह करता था। और आप प्रथम भी यकीन नहीं मानो, जो हमारे ट्रैक्टर पे ड्राइवर था 2005-6 में, वो आज भी मेरे पास है, वो आज भी मालिक है। तो काफी चीजें थी संघर्ष के जीवन में। मान लो हमने, हमारे साथ काफी बार ऐसा हुआ, मान लो जब दुकान स्टार्ट की तो फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद पैसों की तंगी आ गई, उसके बाद कुछ मेरे को हो गया, फिर 19-20 में कोरोना आ गया। कोरोना में हमने संस्कारम पाटोदा का इनॉग्रेशन ही किया था, और जनवरी में हमारा इनॉग्रेशन था, और फिर मार्च में कोरोना आ गया। अब लोगों ने, ठीक बात है, आपकी लोगों ने कहा कि अब की बार तो सही हो गया और अब की बार खत्म हो जाएगा। और जब स्कूल हमने खोला, जब भी स्कूल डाउन फॉल थी, तो डाउनफॉल था तो स्कूलों में लोग कहने लगे कि ये तो बहुत ही गलत लाइन आपने चुन ली स्कूल की, और ये हो जाएगा। जब 2020 में कोरोना आया तो मेरे को ध्यान है पाटोदा में, तो हमारा जो मेरे जीजाजी हैं रामतार जी, वो अकेले ही वहाँ उसको संभालते थे, और अकेले ही संभालते थे, तो वहाँ जाने का दिल भी नहीं करता था क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं थे। और 6 महीने इसी तरह की भी मनोस्थिति रही कि हमने उस तरह की, परंतु फिर भी हमने कार्य किए, खेतों में कार्य था, चाहे अपने और बिजनेस में कार्य था, स्टोन क्रेशर हमने उस टाइम लगाया था, उसमें हमने वो ज़्यादा मेहनत की, कहीं ना कहीं से आउटपुट लेने की कोशिश की, और उन संघर्ष से निकला। तो ये सारे संघर्षों के बाद जब 2022 में मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, मैं चंडीगढ़ में था, तो मेरे जब हार्ट अटैक आ गया था तो हमारे जो ड्राइवर लेके गया और वहाँ पहुँचे, वहाँ तो 3 जगह हमने चेक कराया, फिर हम हॉस्पिटल में पहुँचे। तो ऑपरेशन हुआ, तो जब लगा कि सब ने कहा कि मेरे को भी तू अब रेस्ट कर, शांत कर, मेरे परिवार के लोगों ने भी, मेरे साथियों ने भी मेरे को कहा कि अब रेस्ट कर, परंतु मैं 8 दिन में ही उठ के और काम पे लग गया। और आज 1 साल 1.5 साल हो गया, पता भी नहीं लगता कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई थी और इस तरह की कोई बातें हैं। तो ये तो संघर्ष है, और रास्ते तो इंसान को खुद बनाने पड़ते हैं। अगर इंसान को रास्ते में देखो, आपको हर रोज अगर सब कुछ से अगर अंबानी परिवार की तरह सब कुछ मिल जाए, टाटा परिवार की तरह सबको मिल जाए, बिरला परिवार की तरह सबको मिल जाए, तो आपके रास्ते शायद थोड़े दिन के बाद गलत भी हो सकते हैं। परंतु अपने हाथों से सजाई हुआ मटका या अपने हाथों से बनाया हुआ मटका या कुछ भी चीजें आपको काम के लिए प्रेरित करती रहती है। हम जब काम करते हैं तो काम में बड़ा प्रेरणा हमें मिलती है काम से, और जो पता रहता है, क्योंकि अपने हाथों से सारा काम किया, हमें पता रहता है कि आज इसमें किस चीज की जरूरत है। मान लो पेड़ हम लगाते हैं घर में, जब पेड़ हमारे आगे रहता है और पता रहता है कि आज पानी दिया था, इसमें 7 दिन बाद फिर पानी देना है, आज इसकी कटाई करनी है, आज इसमें दवाई डालनी है, आज इसमें खाद डालना है, आज इसमें और डालना है, तो वो उसी गति से आगे बढ़ता है। अगर आपको सब कुछ सजा सजाया मिल जाता और एक झटका लगता तो आप बिखर जाते। परंतु जब आपको सब कुछ खुद हाथों से बनाया है, तो उसमें जब झटका लगता है तो आदमी फिर बढ़ता है, फिर एनर्जी मिलती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी ताकत ही कार्य है। मेरे को याद ही नहीं दिन में कब सोया था, मेरे को याद ही नहीं कि रात को, मैं एक वाकया आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन अपने घर, जब मेरी माता जिंदा थी, तो मैं 2018 की बात है, मैं जल्दी घर चला गया, 3 बाई चांस घर चला गया, और वैसे ही जाके अंदर चला गया, तो मेरी माँ बाहर से अंदर आई, भाई तेरी तबीयत ठीक है क्या? मैंने माँ ठीक है क्या बात? भाई घर जल्दी आ गया ना। तो मेरे को बड़ा अचरज हुआ, और मैं बोला माँ ये तो वैसे, बोली भाई मेरे को चिंता हो गई थी, मेरी एक भाई एक में भाभी लगती, वो बैठी थी, वो दोनों तीनों वहाँ मेरे पास आके बैठ गई, भाई ठीक है, कुछ लाऊं तेरे लिए, खाने के लिए लाऊं, तबीयत ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई वो नहीं है। यानी कि उन्होंने 20 मिनट मेरे को किया, तो उस दिन के बाद फिर मैंने सोचा घर तो जल्दी जाना ठीक नहीं, क्योंकि जब से मैंने काम अपना संभाला है तो मेरी रूटीन रहती है 6 बजे 7 बजे निकलने की, 8 बजे, और मैं रात के तकरीबन तकरीबन 11-12 बजे घर में जाता हूँ। और जो हमारे गांव के आस पड़ोस के जो मेरे को जानते हैं, तो सभी कहते हैं भाई वो 7:30 बजे से पहले घर मिल गया तो ठीक है, और उसके बाद तो मिलना उसके साथ सुबह है। आपने अपने पिता दयानंद पीटीआई की बात की। जिन दिनों वो झज्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीटीआई के पद पर थे,
उस समय मैं भी उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन एक खौफ जो होता है, अनुशासन प्रिय थे वो, और जैसे हर बच्चे के दिलो दिमाग में खौफ था कि दैन पीटीआई जी आने वाले, और वो देखते ही एकदम अंदर घुस जाते थे। तो क्या लगता है कि ऐसा उनका खौफ इस प्रकार से, कोई अनुशासन का मामला हो या कोई भी खौफ परिवार को भी इस प्रकार से झेलना पड़ा? मेरे फादर, खौफ तो ये था कि हमारे जो भाई बहन थे, जो मेरी बुआ के लड़के थे, हमारे पास पढ़ने हैं, कहीं हमारे वहीं पढ़े रहे हैं, तो उनकी मोटरसाइकिल होती थी, तो जो मोटरसाइकिल पे घर आते थे, तो हम सभी भाई बहन जो सब थे, तो सब किताबें लेके पढ़ने लग जाते। शाम के टाइम आवाज़ आ जाती थी और हम किताबें लेके पढ़ने लग जाते थे। परंतु वो कभी इस तरह का डरावा नहीं करते थे, ये डराते नहीं थे। हाँ, पीटते ज़रूर थे हमें, जब टाइम होता था सबको उन्होंने पीटा ज़रूर है, परंतु स्नेह उतना ही ज़्यादा करते थे। साथ खेलते थे, जैसे मेरी बुआ का लड़का है, उसके साथ कुश्ती भी कर लेते थे, मेरे साथ वॉलीबॉल भी खेलते थे, मेरे साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। और जो मेरे बड़े भाई बताते हैं कि कई बार कह देते थे, भाई तुम लोग कुछ खाते नहीं हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, रेस भी लगा लेते थे साथ। तो उनका वो कहते थे कि प्यार और ये डर है, ये दोनों साथ होने चाहिए। अगर अपने बड़े का डर नहीं हुआ और अपने बड़े से प्यार नहीं हुआ, तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती। तो घर में परिवार में बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। उनका नेचर ही ऐसा था कि वो सबके साथ घुल मिल के रहते थे। ऐसा ही नेचर मैंने अपनी लाइफ में उनकी उनको एक हम पिता के उस पे चलने की कोशिश की कि पिता के पद कदमों में चले आओ। जब मैं भी स्कूल में या संस्थान में जब जाता हूँ, तो बच्चे वैसे ही मेरे से डरते भी हैं और प्यार भी करते हैं। पीछे ही बात है, मेरा एक दोस्त आया हुआ था अमेरिका से, और हम दोनों साथी रहे, सहपाठी रहे हैं। तो जब मेरे पास स्कूल में आई, तो वो लड़कियां मेरे से बात करी, सर ये है वो है, जिद सी कर रही थी, और बच्चे भी जिद कर रहे थे। तो वो बोले, यार तुमने तो ऐसा माहौल बना रखा है, हमें स्कूलों में ऐसा माहौल मिलता नहीं था। क्योंकि बच्चे जिद करके, मेरे कमरा जो है, जो आप कह रहे हो कि मेरा कमरा 24 घंटे खुला रहता है और कम ही नॉक करते हैं। काफ़ी लोग कहते भी हैं कि भाई यार इतना तो चेयरमैन का होना चाहिए, नॉक करके आए। मेरे कमरे में पियन है, लड़की है, लड़का है, टीचर है, वो भी खो पाते हैं। तो कभी मैंने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। तो मेरे पिताजी के चरण कमल थे कि मैं उनकी उस पे चल के इस तरह की चीज़ें मैंने की। और एक डर भी मैंने बच्चों के मन में था कि चेयरमैन आ जाएगा, डंडे भी मैंने लगाता था। अब तो बड़ा ही टाइम बदल गया, जब चीज़ें चेंज हो गई। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों से प्यार और डर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक बार मेरे को ध्यान है, मेरे बड़े वाला लड़का बोला कि पापा आप ऐसे किया करो, आप अपनी गाड़ी को ना हमारी बिल्डिंग के बाहर खड़ी कर दिया, नीचे बिल्डिंग है स्कूल की। मैं, बेटा क्या होगा? बोले, सर आप पापा आपकी गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो बच्चे और टीचर बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो मेरे को बड़ा अचरज हुआ कि ये भी चीज़ है, और मैंने उसको किया भी। फिर मैंने गाड़ी भी कई बार खड़ी करके मैं चला जाता था कहीं काम पे, तो बड़ा अच्छे बच्चे ये उसमें रहते। ये तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने पठन पाठन का सिलसिला बहुत तकनीकी संस्थान से शुरू किया था, उसके बाद आप स्कूल के शिक्षा जगत में आ गए। तो स्कूल में आने के बाद ऐसा लगता है जैसे शिक्षा को एक जौहरी मिल गया। आपको कैसा लगता है इस बारे में? क्या था कि जब हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में हमारे पास काफ़ी बच्चे आए। हमने सीटें भी बढ़वाई, सीटें बढ़वा के हमने पॉलिटेक्निक में काम कार्य करना शुरू किया, और पहला ऐसा संस्थान था जिसके उसमें भी हमारे 3 साल में 1000 बच्चे हो गए थे। और उसके बाद, परंतु मेरा जो टारगेट था कि जब मैं शिक्षा पॉलिटेक्निक चला रहा था, जो सारी चीज़ें थी हमारे भैया जी चलाते थे, साथ में चलाते थे, उसमें खेल के प्रति ज़्यादा वो नहीं थी, उसमें कल्चरल एक्टिविटी के प्रति वो ज़्यादा नहीं थी। और बच्चे जो छोटे थे, मैंने महसूस किया कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा चेंज करना बड़ा मुश्किल सा काम है। मैंने महसूस किया कि नीचे से ही बच्चे को तैयार किया जाए, और बच्चे को नीचे से तैयार करके उसको बड़ा करके अपने अनुसार डाला जाए, तो रिजल्ट आए। इसलिए मैंने 2015 में स्कूल की स्थापना की। और स्कूल की स्थापना के बाद आपकी बात ठीक है कि हम रुके नहीं, और आज 2023 में, जिसमें कोरोना भी आ गया, अगर कोरोना हमारा नहीं होता तो आज हमारे अपने 10 संस्थान होते। और ये स्वाभाविक है कि आपके ज़िले का मैं पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करता रहता हूँ। हाँ, रुका नहीं मैं कभी भी, यानी कि किसी भी कारण से, परंतु स्कूल का मेरा ऐसा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि उसमें उस अनुरूप रिजल्ट भी आते हैं। चाहे 2018 की बात हो, चाहे एनटीएससी की बात हो, पहले साल में हमारे झज्जर में काफ़ी साल से एनटीएससी का रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने रिजल्ट दिया। बोर्ड के रिजल्ट की बात हो,
IIT एडवांस की बात हो, मेडिकल की बात हो, उसके बाद आपके KVPY की बात हो, चाहे आपके VVM की बात हो, तो बड़े अच्छे रिजल्ट हमारे बच्चों ने दिए। क्योंकि हर बच्चा अच्छा होता है, उसको दिखाने की तराशने की जरूरत होती है। हाँ, एक कीड़ा मेरे मन में है। ये आज मैं आपके सामने बैठा और मंच के माध्यम से ये बातें बताना चाहता हूँ। हमेशा ही चेयरमैन या डायरेक्टर को ये सोचा जाता है कि प्रिंसिपल अच्छा करेगा या टीचर ही अच्छा कर रहा होगा, यही सोचा जाता है। कहीं ना कहीं चेयरमैन की जो रूपरेखा होती है उसको पीछे धक्का दिया जाता है। अब जब मैं परंतु मैंने अपनी एक छाप छोड़ी है। हर सब्जेक्ट की मेरे को टॉपिक वाइज नॉलेज रहती थी, कितना सिलेबस हुआ, टेस्ट कब है, बोर्ड में कितनी परसेंटेज का रिजल्ट आया। आज भी मैं अपनी जो प्रणाली खुद बनाता हूँ, जो सारी चीज़ें हैं खुद बनाता हूँ। एक एक चीज़ आज एक्टिविटी में ये नया होना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी, चाहे हरियाणा हेरिटेज का नाम हो, चाहे आपकी कवि सम्मेलन की बात हो, चाहे आपके बच्चों की IIT NDA JEE की तैयारियों की बात हो, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज लगाने की बात हो। मैं एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख के, मेरे को जब तक मैं उनको एक एक चीज़ को देख नहीं लेता या कर नहीं लेता अपने हाथ से, मेरे को यकीन नहीं। तो इस तरह अच्छे चेयरमैन का भी शिक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए। क्योंकि टीचरों को संभालना, प्रिंसिपल को संभालना, उसके बाद सभी लोगों को संभालना और बच्चे भी संभालना और आपको फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी संभालनी, वो हम लोग करते हैं। तो कहीं न कहीं जब शिक्षक दिवस होता है, जब आपने भी कहा एक शिक्षक तो नहीं, आपने स्टार्टिंग मेरे को बड़ी पीड़ा हुई। मैं एक शिक्षक तो नहीं, परंतु एक शिक्षा के क्षेत्र में नाम कर रहा हूँ। हमारे से देखो टीचर को भी शिक्षा हमें देनी पड़ती है। हमारे पास एक कंडक्टर भी आ जाता है, एक PN भी आ जाता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रीशियन भी आता है, हमारे पास एक नर्सरी का टीचर भी आता है, एक 12वीं का टीचर भी आता है, कंपटीशन का टीचर भी हमारे पास आता है, एक प्रोफेसर से भी हमें बात करनी पड़ती है, एक वाइस चांसलर से भी हमें बात करनी पड़ती है। उनकी भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें देनी पड़ती है। तो वो शिक्षक होता है अगर अच्छा चेयरमैन कोई है। अगर हम सोने की चम्मच में पैदा होते तो शायद संस्थान चलते हमें पता नहीं रहता। परंतु यहाँ तो हमें रूपरेखा खुद ही तैयार, क्या क्या चैलेंज आने वाली पीढ़ी में, आज क्या शिक्षा की आधुनिकता आ रही है। आप एक ही चीज में डॉक्टर इंजीनियर की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बना दोगे बच्चों को सारी चीजें या सबको ND में भेज दोगे। आजकल आप नई नई चीजें खोजनी पड़ती हैं खुद ही, किस ट्रेड में ज्यादा स्कोप है, किसमें बच्चे को डालना चाहिए, चाहे कॉमर्स है चाहे कुछ भी है, चाहे रिसर्च के सेंटर में कहाँ जाना चाहिए, बच्चे को खुद ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और वो अच्छा शिक्षक एक अच्छा चेयरमैन भी हो सकता है। शिक्षण संस्थानों की तरफ का आप विस्तार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं, अनुसंधान की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं। तो ये आपके मन में किस प्रकार की आगे अपने संस्थान को ले जाने की? देखो, मैंने 2018 में माननीय गौरपाल जी जब हमारे संस्थान में आए थे 2016 में भी थे, पर 2018 में भी वो आए थे हमारे पास। और जब 2018 में जब वो आए तो मैंने एक नारा दिया KG टू PhD का, KG टू PG का, फिर PhD मैंने कहा। तो मैं जब ऊपर से मंच से आया उतर के, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है। मैंने बताया सर, हम अगर बच्चे को KG में रेडी करेंगे और वो अनुसंधान रिसर्च तक जाए तो एक बड़ी उपलब्धि। इस तरह का विदेशों में प्रचलन बहुत है। मान लें कि जितने भी, जैसे ऑक्सफोर्ड में मैं गया था पीछे, तो मैं नीचे से ही, बच्चा स्कूल में उसमें पढ़ता है और वो स्कूल के नाम से जाना जाता है और उसमें PhD और सारी चीज़ें उसी में, और उसमें बच्चे का पूरा एक डाटा भी होता है। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संस्कार में मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूँ कि जो बच्चा हमारे पास KG में एडमिशन लेगा और जो हमारे से PhD करेगा, अगर उस बच्चे की कामयाब नहीं हो तो हम उस पीछे की सारी फीस वापस करें। जी। ये हम एक नया मुकाम करने जा रहे हैं। शायद ऐसा किसी ने हिंदुस्तान में पहले नहीं किया कि जितनी उसने फीस दी वो वापस कर दे। क्योंकि अगर बच्चा KG में हमारे पास एडमिशन ले लिया और PhD तक हमारे पास रहा है, फिर भी कामयाब नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हमारी और हमारी प्रणाली में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसलिए हम संस्थान आज हमारे, देखो उसके बाद 2 स्कूल्स हैं, वेटनरी कॉलेज हमारा आ रहा है, वेटनरी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, MBA कॉलेज है, हमारा मैनेजमेंट का आ गया है, उसके बाद डिग्री कोर्सेज हम लेके आए, PhD हम लेके जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ अग्रसर हैं। हम चाहेंगे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारी बने कि जो हमारा आज बच्चा विदेशों में काफी जा रहा है, हमारा टाई अप विदेशों से हो, टाई अप हमारा विदेशों से हो, वहाँ के बच्चे हमारी यहाँ की संस्कृति को जाने।
इस संस्कृति को जानने का हमारा तात्पर्य है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा हरियाणा जो है वो अपनी संस्कृति के लिए और अपने अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग, चाहे अमेरिका का आदमी है, चाहे कनाडा का आदमी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, वो हमारी इन चीज़ों को देखें। और एक ये वो तभी हमारा संभव है जब हम अपनी यूनिवर्सिटी लाएँ। अगर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी आएगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जाएँ, उनकी शिक्षा प्रणाली को जानें, उसी फीस में वो जाएगा, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस हम ना लें और उसी फीस में वो जाके वहाँ पढ़ाई करें, 3 साल यहाँ करें, 2 साल वहाँ करें और 5 साल का अगर कोर्स है, तो उसकी बढ़िया प्रैक्टिस वहाँ हो और यहाँ की भी हो, दोनों जगह जा रहे हैं। क्योंकि लॉ में भी आजकल इंटरनेशनल लॉ का बड़ा स्कोप है, कॉर्पोरेट लॉ का बड़ा स्कोप है। हम नए-नए कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं। आप जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज आ गए। आप पहले क्या थी, हम बीए करते थे, आपने भी शायद बीए या हम सारी चीज़ें करते थे, 3 ईयर का होता था। तो एक बीए से इंग्लिश से कर ली हमने, केमिस्ट्री से कर ली, बीएससी कर ली, ये हम करते थे। मैं चाहता हूँ कि बीए लॉ की हो बीए, मैं चाहता हूँ कि बीए एग्रीकल्चर में रिसर्च की हो। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये अगर वो लॉ में पढ़ेगा तो उसके पास अगर 3-4 साल में इंटीग्रेटेड कोर्स उसने किया, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, वो विदेश में 3 साल के लिए एलएलबी करना चाहता है 3 ईयर की, उसके बाद एलएलएम करना चाहता है, तो हम उस तरह की सुविधाएँ उनको दें। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अब हमारे पास हमारी किस्में इतनी अच्छी नहीं हुई हैं, हमने उतना शोध नहीं किया है, चाहे गेहूँ का ही है। आप ठीक है कि हमने उर्वरकता क्षमता बढ़ा के उसको 30 अगर 30 मन होता था, अगर वो 30 मन से या 15 क्विंटल वो होता था, तो हमने हो सकता है उसको 20 क्विंटल भी ले चला जाए। परंतु आज भी जब मैं पीछे हॉलैंड गया था या इज़राइल गया था, तो मैंने एक बात देखने को वहाँ देखी। सब कुछ ऑटोमेटिक है, थोड़ी सी खेत होता है, अगर 2 एकड़ ज़मीन होती है, उसमें ज़्यादा उपज करते हैं। इस तरह के वो करें, मसालों की हम करें। हम अलग खेती लगाएँ, टमाटर है, मान लो मैंने टमाटर लगा लिया तो सबने टमाटर लगा लिया। खेती का रिसाइक्लिंग करते नहीं है, वो टमाटर का रेट तो मिलेगा नहीं। अगर हम उसकी जगह किसी ने कुछ धनिया लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया, तो एक प्रोडक्टिविटी आएगी और मिलके काम करें। उसे पे रिसर्च की जाए कि हमारी प्रोडक्शन कैसे, अगर गेहूँ की प्रोडक्शन की बात करें, कैसे प्रोडक्शन बढ़े? ईख की बात करें तो कौन-सी वो की जाए कि ईख की प्रोडक्शन बढ़े? अगर भैंसों में दूध की बात की जाए, गाय में दूध की बात की जाए, उनमें क्वालिटी का दूध और आज आप देखते होंगे दूध नहीं मिलता अच्छी क्वालिटी का। भैंसों की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। अच्छी प्रणाली उस तरह की हम लाएँ, आईवीएफ सेंटर की तरफ हम चल रहे हैं, एम्ब्रोज उसके अंदर डाल रहे हैं। आज हमारे रिसर्च सेंटर में हम जाएँ तो हमने रिसर्च सेंटर पहला ऐसा है कि रिसर्च सेंटर की तरफ हम कॉलेज में चलते हुए सबसे पहले रिसर्च की तरफ गए। उसी तरह के हमने बुल भी यहाँ रखे हैं, सीमेंट सेंटर भी हमने बनाया है, आईवीएफ सेंटर भी हमने बनाया है। उसी तरह हम खेती में भी करना चाहते हैं, लॉ में भी करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम एक ऐसा नाम झज्जर का करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ झज्जर में कोई आए, तो झज्जर को संस्कारम के नाम से जाना जाए। बात की आपने संस्कारम की। ये संस्कारम जो नाम है वो एक मेरे को यूनिक नाम सा लगता है। तो संस्कारम नाम ही क्यों रखा गया? ये आपको कहाँ से कोई आइडिया आया इसका? संस्कारम नाम के पीछे क्या था कि आप एकल परिवार हो गए, जब संयुक्त परिवार होते थे, तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग वहाँ रहते थे, माताएँ बहनें रहती थी, तो संयुक्त परिवार में बच्चे को सिखाते थे संस्कार। अदब से बोला जाता था, अदब से सारी चीज़ें की जाती थी। अगर 15 आदमी एक परिवार में थे तो कोई भी कुछ कह देता था तो बड़े की बड़ी इज्जत होती। तो मैंने महसूस किया कि एकल परिवारों में उनको संस्कार नहीं दिए जाते। इसलिए मैंने एक पीरियड लगाया संस्कार का, पैर छूने सिखाए। बड़ी एक दिक्कत आई जब लड़कियां पैर छूने लगी, माता पिता तो पेरेंट्स ने कहा कि आप लड़कियों से पैर छूए। तो मैंने कहा कि बहू से तो पैर आपको छूने हैं परंतु लड़कियों के नहीं। तो उन्होंने कहा कि कन्या है तो हम गलत थोड़ी है, हम में लड़कियां पैर छूती है अपने माँ बाप, वो भी हमारी लड़की है और ये लड़कियां तो हैं हमारी लड़की, वो भी बड़े होकर संस्कारी होगी। लड़कों से पैर जब छुए उन्होंने बढ़िया, देखो एक शांति से। तो अब वेटनरी कॉलेज की मैं बात करूँ, जो हमने 2021-22 में वेटनरी कॉलेज खोला, तो बाहर के बच्चे थे जब हमारे यहाँ फ्रेशर पार्टी हमने उनकी की, तो आधुनिकता के साथ संस्कार की एक पाठशाला भी मैंने उन बच्चों को लगाई।
आप यकीन मानोगे 2 महीने के अंदर जब उनके पेरेंट्स यहाँ आए, तो उन पेरेंट्स के उन्होंने पैर छुए। वो बोले कि हमारे बच्चे 15 साल हो गए, आज 20 साल हो गए और हमारे बच्चों ने कभी हमारे पैर नहीं छुए। तो हमारी तो आज ही इनकी शिक्षा पूरी हो गई, उनकी जो डिग्री 5.5 साल के बाद मिलेगी, हम तो आज ही अपने बच्चों से अभिभूत हैं। चाहे केरल का बच्चा था, चाहे आंध्रा का बच्चा था, चाहे तमिलनाडु का बच्चा था, चाहे मिजोरम का बच्चा था, चाहे अंडमान निकोबार का बच्चा था, चाहे हरियाणा का बच्चा था, चाहे दिल्ली का था, यूपी का, उनके बड़े। तो मेरे आइडिया दिमाग में अब जैसे जैसे मैं अब संस्कारम नाम आया, तो मेरे को किसी ने विरोध भी किया कि भाई ये संस्कारम के नाम से शायद आप अगर बड़े संस्थान की तरफ जा रहे हो तो नाम चेंज कर लेना चाहिए। पर मैंने कहा कि संस्कारम से जो संस्कार मिलेंगे वो कहीं नहीं, उस पर बड़ा ध्यान भी मैं उसके ऊपर प्रति देता हूँ। अपने बच्चों के प्रति भी ध्यान उसका रहता है कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर न रहें, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ भी सिखा लो वो सीख जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा केजी में बच्चों को अगर संस्कार आप पैदा करोगे, रात को टूथपेस्ट बच्चे नहीं करते। हमारी माताएं भी काफ़ी बार बोल देती हाँ बच्चे ने टूथपेस्ट की, बच्चे ने आज पैर छुए, परंतु नहीं छूते। धीरे धीरे क्रॉस पोलिंग कराई, सारी चीज़ें की संस्कार। तो संस्कार नाम उसी से का मेरी देन है कि मैंने सोचा कि अब संयुक्त परिवार नहीं है और एकल परिवार है, हर घर में 2 बच्चे, 1 बच्चा है, तो 3 आदमी रहते हैं, तो सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो उनमें संस्कार पैदा कौन करे? पहले दादा दादी कर देते थे, परिवार के चाचा ताऊ कर देते थे, तो अब उस तरह के, इसलिए मैंने संस्कार नाम चुना। मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि आपने अपना व्यापार एक ठेकेदार के रूप में शुरू किया था, तो ठेकेदारी से और स्कूल तक का सफर, ये कुछ अटपटी सी बात नहीं लगती आपको? मतलब जी मैंने कभी भी ठेकेदारी की ही नहीं, ट्रेडिंग का काम मैंने किया, कभी ठेकेदारी नहीं की मैंने। मैंने ट्रेडिंग का काम किया। ट्रेडिंग में मैंने बताया स्टार्टिंग में मैंने जब शॉप की थी, तो मैं गवर्नमेंट को मटेरियल सप्लाई करता था, कभी भी मैंने ठेकेदारी की। और जैसे ही प्लांट्स था या स्टोन क्रेशर था या जो भी चीज़ें थी, तो मटेरियल सप्लाई हम करते थे। और यूनिक आइडिया से मैंने किया। जब 2007-8 में जब आरएमसी प्लांट पहला लगा था, पहला प्लांट मैं ही लेके आया। झज्जर क्या रोहतक में मैं ही लेके आया था, दादरी में भी नहीं था, नारनौल में भी नहीं था। मैंने आरएमसी प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट, रिवाड़ी तक मेरी अपनी खुद की। आपके अल्ट्राटेक कंपनी में सारा मेरा माल गया हुआ है। तो ये जो चीज़ें, यूनिक चीज़ें मैं लेके आया। और लोगों ने कहा कि वो चलेगा नहीं, गुजरात की कंपनी से प्लांट लेके आया, यहाँ प्लांट थे ही नहीं। और लोग सोचते थे कि इस तरह भी कुछ हो सकता है कि ये कंक्रीट के ये टीएम जाएंगे, ट्रांजिशन मिक्सर, और इस तरह काम हो। मैंने 7-8 साल उसकी ट्रेडिंग की और जब छोड़ा तो तुरंत छोड़ दिया। 1 मिनट में मैंने उसको छोड़ दिया। और काफ़ी लोग मेरे से अब भी सलाह लेने आते हैं। मेरे जो उसके सिखाए हुए हैं आज लोग हैं, बड़े अच्छे संस्थानों में पहुँचे हुए हैं, वो अच्छा व्यापार वो कर रहे हैं अच्छी। क्योंकि जब पहला प्लाट था तो स्वाभाविक था कि काफ़ी साथी लेते थे, और मैंने कभी उनको काम बताने में और करने में परहेज नहीं समझा कि आप ये काम करोगे। मैंने अपनी गाड़ियाँ भी दे दी उनको, कोई हेल्प थी वो भी दे देता था, कुछ बताना होता था। लोगों को पता नहीं था कि M30 क्या होता है, M25 क्या होता है। स्टोन करेसर जब मैंने लगाया जब भी यही बात थी। तो ट्रेडिंग का काम किया है। शिक्षा परिवार में थी, एक सपना था उसको पूरा करने की। एजुकेशन में जब मैं ट्रेडिंग में करता था तो नंबर 1 व्यापारी था जिसमें अपने काम में। अब स्कूल में हूँ, संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो उसमें भी नंबर 1 हूँ। और नंबर 1 का कहने का मतलब अपने दिल से मैंने अपना नंबर 1 कर रखा है। किसी के साथ मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे झज्जर में काफ़ी शिक्षण संस्थाएँ खुले, नए भी खुले और वो भी आगे बढ़ें। उन संस्थानों में बच्चे हों, एक हब बने। अब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखता हूँ, चिटकारा यूनिवर्सिटी देखता हूँ, एलपीयू देखता हूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल वहाँ खुले, कॉलेज खुल रहे हैं। एक एलपीयू यूनिवर्सिटी में 40 से 45 हज़ार बच्चे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 30 हज़ार बच्चे हैं, चिटकारा यूनिवर्सिटी में 30 हज़ार बच्चे, जो ओपी जिंदल में 20 हज़ार बच्चे हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, तो हब बन गया है जैसे। तो मैं चाहता हूँ मेरे झज्जर के क्षेत्र में भी बहुत से संस्थान खुले। हमारे जो सच्चे साथियों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेज है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जब भीड़ आती है, भीड़ सभी जगह उसमें मेरा ध्येय है। ये नहीं कि भाई मेरा संस्थान चले, सबका चले, मेरे को भगवान इतना दे, उनको मेरे से ज्यादा दे। तो ये इच्छा लेके चलोगे तो भगवान जरूर देते। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कुछ स्थापित कर लिया आपने, तो राजनीति में भी कुछ भाग्य आजमाने का आपका प्रथम कोई जी, संकल्प है? समय सब कुछ कराता है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आए तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम उस तक जाएंगे। मेहनत की थी हमने। और राजनीति का जब समय आएगा
तो राजनीति का जब समय आएगा तो राजनीति के समय पे हम अच्छी बात करें तो अच्छा है। अभी हमारा राजनीति में जाने का कोई भी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं। महत्वाकांक्षा का मतलब कि अभी कोई इच्छा नहीं है हमारी। और जैसे साथी और भगवान की मर्जी रहेगी, क्योंकि साथियों का बड़ा एक मेरा योगदान है। उन्होंने आज भी खड़े हैं, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, रिश्तेदार मेरे खड़े हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। तो उनका जो आदेश होगा और जो उनकी कल्पना होगी, और परंतु मैं चाहता हूँ कि भी 7-8 साल 10 साल शिक्षा के क्षेत्र में वो आयाम स्थापित करें कि मान लो अमेठी यूनिवर्सिटी है, जिस तरह की उसने देश में, प्रदेश में और विदेश में यूनिवर्सिटी खोली, उस तरह का मेरा सपना है कि हम देश विदेश में अपनी यूनिवर्सिटी और इस तरह के बच्चे हमारे जाएं कि हम राजनीति की शिखर से ऊपर उठें। सबसे बड़ी तो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा हम देंगे तो वहीं पूजनीय हो जाएंगे। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरा अपना फैसला, मेरी अपनी दौड़। तो ये थे संस्कार ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए और नए मुकाम हासिल किए। ऐसी किसी हस्ती के साथ शिक्षा की पाठशाला में फिर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।